हेलो, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? क्या हाल है? आई थिंक हम लोगों ने सर्कल में बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। वैसे तो क्या क्या कर लिया था, इंटरसेप्ट वगैरह कर लिया था, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। मतलब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है, अंदर है, ऑन द सर्कल है, क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि देयर इज अ सर्कल, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि लाइन की इक्वेशन को हम L इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं इन लाइन, देखा हुआ स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही सर्कल की इक्वेशन को हम लोग S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने आपको ऑलरेडी बतला दिया था, एंड द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल वाज लाइक दिस: एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, राइट। याद कीजिए, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। इसके हिसाब से इसका सेंटर में पता है कितना है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और रेडियस क्या है, ये सब बिल्कुल अब ध्यान में आ जाना चाहिए, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जैसे मैंने बोला कि लाइन की इक्वेशन को L इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही किसी सर्कल की इक्वेशन को हम S इक्वल टू 0 या कोई भी कर्व की इक्वेशन को हम S इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे लाइन सर्कल की इक्वेशन में जो ये वाला पार्ट है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, S। तो S इक्वल टू 0 इज व्हाट, बोलो, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जहां S का अंडरस्टैंडिंग हम सबको हो गया, क्या हो गया इसका अंडरस्टैंडिंग, S डिनोट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, राइट। अब हम लोगों ने कोई पॉइंट है P x1 कॉमा y1, तो यहां देख सकते हो कि मैंने पॉइंट P को अभी बाहर लिया है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट P x1 कॉमा y1 lies outside circle, lies outside circle कब, if मतलब पॉइंट P x1 कॉमा y1 lies outside circle, इस पॉइंट को C बोल दो, ठीक है, और C और P को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट P lies outside circle if CP is greater than R। R क्या है बच्चों, रेडियस। R क्या है बच्चों, रेडियस। तो लेने की अगर ये जो C टू P डिस्टेंस है, अगर ये रेडियस से बड़ा है, तो ऑफ कोर्स पॉइंट P जो होगा वो सर्कल के बाहर आएगा। ऐसे ही अगर CP इक्वल टू R हो गया तो ऑन सर्कल हो जाएगा। मतलब पॉइंट P ऐसा हो जाएगा कि C टू P डिस्टेंस इज R, तो ऑफ कोर्स P पॉइंट इस वाले सर्कल के ऊपर नाचने लगेगा। CP अगर लेस देन R हो गया, मतलब आपका जो पॉइंट P है वो इनसाइड द सर्कल आ जाएगा, क्योंकि CP इस केस में लेस देन क्या हो जाएगा, R। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे, तो अपन समझ चुके हैं सारी चीजें। नहीं तो CP स्क्वायर इज ग्रेटर देन R स्क्वायर। व्हाट इज CP स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे दोस्त। तो CP स्क्वायर क्या हो जाएगा, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर, नहीं दिख रहा है ना, मैं भी चेक करता हूं, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y1 प्लस f का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब R अगर ये है तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्त, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। नाउ दोनों साइड हम लोग इसको खोल देते हैं, तो क्या हो गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब बोलेगा y1 स्क्वायर कहां से आ गया सर, x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आएगा, इसमें आएगा ना y1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 और प्लस 2fy1। दो ऑप्शन है, लिख के काटें या काट के लिखें। तो आप देख सकते हो इधर जी स्क्वायर भी, इधर भी जी स्क्वायर है, कटेगा, एफ स्क्वायर कटेगा, तो मैंने काट दिया, समझ में आएगा। और माइनस सी को इधर ले आओगे तो प्लस सी, समझ में आ रही, ये कंडीशन आ रहा है। एस हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया था, एस रिप्रेजेंट किया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। अब एक चीज सुन लीजिएगा ध्यान से, कायदे से, ठीक है ना। तो इसमें अगर x की जगह x1 और y की जगह आप y1 रख दें, तो कभी कभी हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं s1। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सली है कि हर जगह s1 का मतलब यही हो गया, मतलब आपको बस समझदारी डेवलप करने के हिसाब से है कि जब कभी भी मैं S1 बोलूं कि S1 ग्रेटर देन 0, तो आपके दिमाग में S1 की इमेज अभी यही आनी चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में S1 अगर कोई अलग चीज के बारे में बात कर रहा है तो वो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि मैं अब बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं बोलूंगा कि द पॉइंट x1 y1 लाइज आउटसाइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 व्हेन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन 0। मैं इतना नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्या कि x1 y1 बाहर कब होगा सर्कल के, जब s1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। s1 कैसे ऑब्टेन करेंगे, जो भी सर्कल की इक्वेशन है,
जरूरी नहीं सर्कल की इक्वेशन ऐसी हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, हो सकता है सर्कल की इक्वेशन ये हो। तो उसका S1 क्या हुआ, उसका S1 हो गया दोस्त मेरे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मेरी अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग S1 को लेकर क्या है, ठीक है। जब भी मैं बोलूं कि S1 पॉजिटिव, इसका मतलब क्या बोलोगे कि जो भी S है, यानी जो भी एक्सप्रेशन है सर्कल के इक्वेशन का, समझ में आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट पूरा लेफ्ट में लाकर जो राइट हैंड साइड जीरो बच जाए, सब समझ में आएगा। जैसे ये पूरा पार्ट हमने इधर की साइड ले आया, तो इसको हमने S कॉल किया, तो S1 मेरे हिसाब से क्या हो गया, जहां जहां एक्स वाई है उसकी जगह x की जगह x1 और y की जगह y1। तो आपको समझ में आ गई बात कि हमने क्या बोला कि भैया पॉइंट बाहर कब होगा, जब S1 ग्रेटर देन 0 होगा। S1 इक्वल टू 0 पे क्या होगा दोस्त, ऑन द सर्कल, और S1 लेस देन 0 पे क्या होगा दोस्त, इनसाइड सर्कल। S1 के बारे में समझ में आ गई, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि अगर मैंने S1 कभी बोला कि अरे अरे ये तो तब लाई करेगा जब S1 पॉजिटिव है, तो हो सकता हो उस इक्वेशन में, उस क्वेश्चन में S1 कुछ दिया हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं तो S1 का मतलब हो गया ये, समझ में आएगा। आप भी ऐसे ही दिमाग में रखिए, ठीक है ना। इतना बड़ा इक्वेशन तो कैसे हम याद रखें, एक्सप्रेशन याद रखें, मतलब रख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप ध्यान रखिएगा कि S में हम लोगों ने क्या किया, x1 y1। तो इन शॉर्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आउटसाइड द सर्कल S1 पॉजिटिव, ऑन द सर्कल S1 0, इनसाइड द सर्कल S1 नेगेटिव। आप आगे चल के देखेंगे पैराबोला एलिप्स भी यही चीज फॉलो करता है, हाइपरबोला थोड़ा उल्टा फॉलो करता है, समझ में आएगा। तो वहां भी याद रखना, एक यूनिफॉर्मिटी जनरेट हो जाएगा, समझ में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस नोटेशन फॉर्म में आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे कोशिश। वेरी गुड, लिख लीजिए फटाफट। अब लिख रहे हो तो पॉज कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस of a point p x1 comma y1 from a circle। जैसे इस तरह की चीज भी आएगी आपके पास करने को। सर्कल के बाहर भी पॉइंट पी हो सकता है, अंदर ही पॉइंट पी हो सकता है, हार्डली मेक एनी डिफरेंस, ठीक है ना। जैसे हमने बोला कि भैया सर्कल है, ठीक है, और एक कोई पॉइंट है, हो सकता है पॉइंट बाहर हो अंदर हो, जो भी हो, समझ में आएगा। अब कोई बोले कि इस पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस, तो अपन क्या करते हैं, ठीक है ना, कि हम लोग इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से। सुन रहे हो मेरी बात या सो रहे हो? हाँ खोलो देखो, हम लोग बोले कि कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट बाहर हो सकता है, अंदर हो सकता है, ऑन द सर्कल हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि इस पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन किसके थ्रू ड्रॉ करेंगे, थ्रू द सेंटर एंड द पॉइंट P। अब इसको मान लेते हैं कि ये जो लाइन है, ये इसको मान लो कि Q और R पे कट कर रही है, सेंटर के थ्रू पास करोगे, क्योंकि देखना आप कोई और लाइन ड्रॉ करोगे इसके अलावा, और मान लो कि ये Q डैश और R डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो विच वन इज लेसर। आप कोई और भी लाइन ले सकते हो इस लाइन के अलावा, जो CP को ज्वाइन करने के अलावा जो लाइन है। मान लो कोई बोले कि सर हम तो ऐसी लाइन लेते हैं, तुम ऐसी और भी लाइन से लेके सोच लो, ठीक है ना, Q डबल डैश और ये सब। तो आप देखोगे जो Q वाला ये वाला पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, और ये Q डैश वाला पॉइंट है। आप देखोगे जो PQ होगा, ज्योमेट्रिकली दिख रहा है, दिस इज लेस देन PQ डैश, यानी कि PQ ही तो सबसे छोटा होगा ना, क्योंकि आप और भी लाइंस बनाते जाओ, PQ सबसे छोटा मिलेगा। और अगर मैं तुमसे पूछूं PR, तो PR इज ग्रेटर देन PR डैश। आप और भी लाइन बना के देख लो, PR हमेशा बड़ा आने वाला है, समझ में आ गया। यानी कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस से आप लाइन ड्रॉ करके देखिएगा, आपको ये फील आ जाएगा। बाकी जनरल कर्व के लिए भी हम ये बात करेंगे, बट दैट विल बी इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, समझ में आएगा, कैलकुलस में देखेंगे, समझ में आएगा। और इसमें उसमें कुछ चीजें कॉमन होंगी, वो उस दिन आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बट फॉर द टाइमिंग आपको अभी सिर्फ सर्कल और एक पॉइंट का मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए आएगा। क्या करेंगे आप एक काम करेंगे, उस पॉइंट को इस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करके एक्सटेंड कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि अगर ये Q और R पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो P to Q इज गोइंग टू बी द लीस्ट डिस्टेंस। नहीं, PQ क्या हो गया, लीस्ट डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे अभी बात कर सकते हैं। और जो PR हो गया वही हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस। आपको बोले सर PQ कैसे निकालोगे, तो हम लोग बोलेंगे PQ कुछ नहीं, सिंपल है, C to P डिस्टेंस निकाल लीजिए और माइनस द रेडियस।
और इसका मॉड लिख लीजिए। अब बोलोगे सर मॉड क्यों लिख लिया, अभी बतलाता हूँ बच्चे। तो लें कि पी क्यू जो होगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दोस्त, आप देख लेना ये डिस्टेंस हो जाएगा सी टू पी। निकालना आसान है, सेंटर पता होगा सर्कल का, अगर सर्कल दिया है पॉइंट दिया है तो सेंटर पता है, पॉइंट पता है, डिस्टेंस निकल जाएगा, रेडियस पता है तो ये निकल जाएगा। और पी आर अगर कोई पूछे तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी सी पी प्लस आर, मतलब पॉइंट टू सेंटर डिस्टेंस और प्लस रेडियस ऑफ द सर्कल। ये माइनस और मॉड क्यों लिया, क्योंकि मान लो कि जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है मान लो, तो भी यही काम करोगे आप। ऑन द सर्कल है तब भी यही होगा, ये सी है और ये पी है, तो हलो ले लीस्ट तो यही मिलेगा ना फिर से, और ग्रेटेस्ट ये मिलेगा। तो अब अगर ये डिस्टेंस निकाल लो पॉइंट टू सर्कल, ये मिनिमम है, दिख रहा है यहाँ पे ये मिनिमम है, तो हलो लेंगे उल्टा हो जाएगा ना। अब ये यहाँ से यहाँ आर और माइनस सीपी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया दोस्त, मॉड लगा दिया। मॉड लगाने से क्या हो गया कि जो भी होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तुम भी पॉजिटिव हो गए, वेरी गुड। तो ये मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होगा। आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। इफ द ज्वाइन ऑफ x1, y1 and x2, y2 make an obtuse angle at x3, y3, then prove that x3 minus x1 into x3 minus x2 plus y3 minus y1 into y3 minus y2 less than 0. If the join of x1, y1 and x2, y2 make an obtuse angle at x3, y3, then prove that x3 minus x1 into x3 minus x2 plus y3 minus y1 into y3 minus y2 less than 0. ये आपको प्रूव करना है। चलिए आप पॉज करके देखिएगा प्रूव करके। अच्छा अब हम क्या कह रहे हैं इसमें कि दो पॉइंट्स हैं, पहले तो ऐसे प्लॉट कर लेते हैं। देयर इज अ पॉइंट x1, y1, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला कि ये पॉइंट है x1, y1 और ये पॉइंट है दोस्त x2, y2, एंड इफ द ज्वाइन ऑफ दीज टू मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल एट दिस पॉइंट x3, y3, मतलब दोस्त ये वाला एंगल जो है दिस इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो हम लोग को बोला जा रहा है, इसको थीटा बोल देते हैं, थीटा इज ऑब्ट्यूज, ये प्रूफ करना है। तो एक तो मैं ऐसा सोच सकता हूं मेथड 1 में कि cos थीटा लिख लेते हैं, इसको मान लो ए बी और सी, नहीं ए बी और सी, समझ में आ रहा है। और ए बी और सी अगर हम लोग मान रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं जो cos थीटा है दिस हैज टू बी नेगेटिव। क्यों बोलोगे cos थीटा नेगेटिव होगा, बोलो, क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज है। cos थीटा कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो cos थीटा हो जाएगा, अगर आप इसको अल्फा बीटा और गामा देते हो तो एसओटी में आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूला पढ़ा होगा cos थीटा का, क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा। अल्फा एंड बीटा मस्ट बी पॉजिटिव, सो दिस मस्ट बी व्हाट, लेस देन 0, ऐसे ही कुछ। अब यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज लेस देन क्या आ जाएगा, गामा स्क्वायर। अब इसी चीज को हम लोग को देखना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर मुझे लग रहा है दोस्त क्या हो जाएगा, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर, और बोलो बढ़िया मजेदार, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं बिल्कुल तुम्हारा फेवरेट, एंड दिस इज लेस देन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कटेगा कुछ बचेगा, जैसे इधर x3 स्क्वायर आएगा, एक तो बचेगा ही ना, नहीं दोनों ही बचेगा। हम लोग x3 माइनस x1 इंटू, हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से x3 स्क्वायर 2 बार बचेगा दोस्त,
एक एक्स थ्री स्क्वायर यहाँ बचेगा, एक एक्स थ्री स्क्वायर यहाँ बचेगा, यहाँ एक्स वन स्क्वायर और एक्स टू स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएगा, ठीक है ना। और फिर इधर क्या बचेगा, माइनस टू एक्स थ्री एक्स वन, बस देखते रहना, और माइनस टू एक्स थ्री एक्स टू, और प्लस इधर आ जाएगा, बोलो टू एक्स वन एक्स टू। मेरे ख्याल से मेरा काम हो चुका है। और ऐसे ही y में ही बच जाएगा, टू वाई थ्री स्क्वायर माइनस टू वाई थ्री वाई वन माइनस टू वाई थ्री वाई टू और प्लस टू वाई वन वाई टू। दिस विल बी लेस देन जीरो। आप एक देख लो, टू कट जाएगा, टू कटने के बाद इन तीनों चारों चीजों को आप फैक्टराइज करके मेरे ख्याल से बिंदास आप लिख लीजिए, एक्स थ्री माइनस एक्स वन इंटू एक्स थ्री माइनस एक्स टू, टू काट देना। इसके बाद यही बचेगा, आप देख लो, मतलब बिल्कुल अपनी आंखों से देख लो, पेन से चेक कर लो, जैसे भी चेक करना कर लो। एंड वाई थ्री माइनस वाई वन इंटू वाई थ्री माइनस वाई टू लेस देन जीरो। ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इन्वॉल्व कर रहा है और ये सब करके ये हो जा रहा है, ठीक है ना। हेलो, लेकिन इसको एक दूसरी तरीके से भी सोच सकते हैं बहुत आसानी से। बोलोगे सर दूसरी तरीके से कैसे सोचोगे आप, तो हम क्या कह रहे हैं कि डायमेट्रिकल फॉर्म में एक सर्कल बना लो। बोलोगे किसको डायमेट्रिकल फॉर्म में बना रहे हो सर्कल, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ए और बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल बना रहे हैं। अब जब आप ए और बी को डायमीटर मानते हुए दो सर्कल बनाओगे, सोचना एक बार, नहीं इस तरीके से एक सर्कल बनाओगे, जो कि नहीं बना, चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, बन जाए तो अच्छी बात, नहीं बने तो कोई बात। मान लो ऐसा कोई सर्कल बन गया, ठीक है ना, डायमीट्रिकल फॉर्म का सर्कल बन गया। अगर ये डायमीट्रिकल फॉर्म का सर्कल है तो ए बी डायमीटर, नहीं मैं लिख भी देता हूं क्योंकि बहुत बार बच्चों को आवाज सुनाई नहीं देती ना। टेकिंग ए बी एज डायमीटर, एक सर्कल बना रहे, तो अगर भैया आपने ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाया है, तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा बतला पाओगे कि एंगल कितना होगा। ये एंगल होगा 90 डिग्री, एंगल इन द सेमी सर्कल। अब कोई पॉइंट अगर बाहर रहता, उस पे ए बी कैसा एंगल रखता, एक्यूट। तो x3 y3 पे ऑब्ट्यूज है, तो x3 y3 पक्की बात इस सर्कल के अंदर होगा। नहीं समझा आ गया, वेरी गुड। आप सोचो ना कि हम लोग बोलेंगे सर्कल के पेरीफेरी पे ए बी अगर डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बना दो, ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल बना दो, छोटा सर्कल बना दो, बड़ा नहीं छोटा बना दो, ठीक है ना। अब पेरीफेरी पे सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लेके अगर ज्वाइन करोगे, ये एंगल देखोगे सबटेंडेड क्या है 90, और बाहर वाले पॉइंट, सर्कल के बाहर वाले पॉइंट पे वही ए बी कितना सबटेंड कर रहा होगा, एक्यूट 90 से कम ही कर रहा होगा ना, सोचो ना। और अंदर वाले पे ऑब्ट्यूज, तो अब ये खुद ही कह रहा है कि x3 y3 पे ऑब्ट्यूज बना रहा है, तो अगर x3 y3 पे ऑब्ट्यूज बना रहा है तो पक्की बात है कि x3 y3 अंदर आ रहा होगा। तो अब हम इस चीज का यूज कर सकते हैं, किस चीज का, कि पहले ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल लिख देते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। इसको मैं s से डिनोट कर देता हूं, जैसे पहले ही बतलाया था, इसको हमने क्या किया, s से डिनोट कर दिया। अब ये जो x3 y3 है ये अंदर है, तो s1 क्या होगा, नेगेटिव। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि x की जगह x3, अब ये दोनों से x1 और y1 को रखने को s1 बोला था। बेटा जो पॉइंट दिया उसकी बात हो रही है, ठीक है ना। तो हम ले x3 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y1 इंटू y3 माइनस y2 इज गोइंग टू बी नेगेटिव। हो गया प्रूफ, आ गई बात समझ में। तो सिंपल है कि ए बी को डायमीटर मान लो, सिंस ऑब्ट्यूज सबटेंड कर रहा है तो पॉइंट अंदर होगा, तो उसका S1 क्या कर देंगे, नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is at origin and which touch the circle x square plus y square minus 6x minus 8y plus 21 equal to 0. Which touch the circle x square plus y square minus 6x minus 8y plus 21 equal to 0. जैसे ये सर्कल का सेंटर आप पॉज कर लीजिएगा, 3,4 और रेडियस मेरे ख्याल से 2 आ रहा है। तो बोलेगा कि विच सेट, हाँ ठीक है,
तो 3,4 और रेडियस 2, तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा एक सर्कल आ जाएगा। अब एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और ये इसको टच करता है दोस्त। तो अगर ये इसको टच करता है और सेंटर इसका ओरिजिन है, देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। तो अगर सेंटर ओरिजिन है और इसको टच करता है तो सिर्फ एक ही सर्कल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दो सर्कल पॉसिबल होंगे। अब बोलोगे दो सर्कल कैसे पॉसिबल होंगे सर? ऐसे ही मान लिया सर्कल ये, ठीक है ना। एक तो ये वाला सर्कल हो जाएगा, इसका सेंटर 0 0 है, और इसका अगर कोई बोले रेडियस कैसे आएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस है 5, और सर्कल का ये वाले गुलाबी वाले सर्कल का रेडियस 2 है, तो इसका तो रेडियस 3 आ गया ना, अगर ये टच कर रहा है। दूसरा एक और सर्कल आएगा जो बड़े वाला सर्कल होगा। बहुत बार बच्चा क्या है, इसको मिस कर जाता है भैया, समझेंगे, बहुत बार बच्चा इसको मिस कर जाता है। तो अगर आप कोई बोले कि ये बड़े वाले का सर रेडियस कैसे निकालेंगे, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक 5 अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, और प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, प्लस क्या हो जाएगा 2 7। यानी कि हम लोग बोले कि जो छुटका वाला सर्कल है इसकी इक्वेशन ओरिजिन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी कितना रेडियस निकाला इसका 3, तो 9 हो जाएगा शायद एक, और इसका 7 हो गया तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ज्योमेट्री और डायरेक्ट आंसर निकालिए। अगले सवाल पे चलते हैं, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने, देख लीजिएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए the point a comma a plus 1 lies inside the smaller region ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं बार बार करा के दिखा रहा हूँ। ऐसे ही सवाल आपको शीट ऑन समय मिलेंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग अप्लाई करके उसको करते जाइए, नहीं तो हमेशा फेस करेंगे प्रॉब्लम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द पॉइंट a comma a plus 1 lies inside the smaller region bounded by the circle and the line x plus y equal to 2। देखिए हम लोग एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और बोल रहे हैं क्या कि स्मॉलर रीजन, इसको मेरे ख्याल से प्लॉट करना आपको आता है, और x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये पॉइंट वही है 0,2 एंड 2,0। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 तो इसी से पास करेगा दोस्त। अब बोल रहा है स्मॉलर रीजन बिटवीन द टू, तो ऑफ कोर्स हम लोग ने बिटवीन द टू मतलब इस रीजन की बात कर रहा है शायद, तो सर्कल के तो अंदर रहेगा a comma a plus 1 पॉइंट, और इसके बाहर रहेगा लाइन के, और मतलब लाइन के बाहर मतलब origin एंड दिस पॉइंट विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। तो ये लाइन को थोड़ा सा फिर से चमका देते हैं, तो a comma a plus 1 0 0 क्या साइन दे रहा है, 0 0 साइन दे रहा है मेरे ख्याल से, तो नेगेटिव देख लो -2 आ रहा है, तो a comma a plus 1 क्या देगा, a comma a plus 1 देगा पॉजिटिव। यानी यहां से हम लोग बोल रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन 1/2, शायद एक तो ये आ जाएगा। दूसरा सर्कल के अंदर रख दो उसको, तो a स्क्वायर कॉमा a प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 s1 कर दिया नेगेटिव, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a -3 ना, तो a की वैल्यू बिटवीन द टू रूट्स, रूट्स इसके क्या आ रहे हैं दोस्त, -2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 दूनी 4 4 3 12 दूनी 14 12 दूनी 24 यार 28 मतलब 4 दूनी 7 2 रूट 7/4। तो मुझे लग रहा है कि -1 माइनस रूट 7/2 से रूट 7 माइनस 1/2 ये आ रहा है, और दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हाफ से बड़ा, और ये तो अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आएगा हाफ टू रूट 7 माइनस 1/2। बाकी वो जो लोकस वाला कॉन्सेप्ट बनाया था उससे भी हो जाएगा,
क्योंकि a कॉमा a+1 किस पे लाई कर रहा होगा, y इक्वल टू x+1 पे, इसी लाइन पे कर रहा होगा। y इक्वल टू x+1 अगर आप बनाना चाहो तो बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल y इक्वल टू x+1 कुछ ऐसा आ जाएगा शायद। और इस लाइन का इससे और इससे मतलब कर्व का लाइन वाला x+1 का x+y इक्वल टू 2 एंड x² + y² इक्वल टू 4 के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए, और जो उसका x कोऑर्डिनेट का वेरिएशन है वही a है। तो मेथड 2 मेरे ख्याल से ऐसे ही कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। P is any point on the circle x² + y² equal to 144 and Q is, ये क्वेश्चन का Q है, Q यहाँ पे एक पॉइंट डिनोट कर रहा है, एंड Q is any point on the circle x² + y² -6x - 8y equal to 0. Find the difference between the maximum and minimum values of PQ। जरूर सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है ना, आप पॉज करके। तो इसका तो 0 0 और 12, इसका क्या है 3 4, रेडियस क्या हो जाएगा 9 9 9 5 ही आएगा इसका रेडियस। तो एक तो कुछ ऐसा सर्कल है आपका कि ये शायद 0 0 से तो पास कर ही रहा है, ये 3,4 और रेडियस 5। तो अगर रेडियस 5 है दोस्त तो टोटल डायमीटर तो 10 ही होगा, और ये जो दूसरे वाला सर्कल मुझे लग रहा है ना, इसका रेडियस है 12 और 0 0 है इसका सेंटर। तो 12 मतलब ये सर्कल कंटेन हो गया, ये x² + y² इक्वल टू 144 वाला सर्कल हो गया। ये बाहर आएगा और ये अंदर आएगा, समझ में आएगा। सेंटर इसका भी यही है, ब्लैक वाले का भी सेंटर ये है और इसका सेंटर 3,4 है। तब बोल रहा है कि P जो है ये पहले वाले सर्कल पे कहीं ना कहीं और Q इस वाले पे, तो कैसे अपन मिनिमम मैक्सिमम निकालें। तो आप देख लेना, वैसे ये डायग्राम थोड़ा अजीब बना है क्योंकि सेंटर यहाँ थोड़ा फील कम आ रहा है, तो आप देख लेना बना के या जो भी है। मैं थोड़ा सा डायग्राम आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा। ये सेंटर है ये काले वाले सर्कल का भी। तो अब आप क्या करो, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करके एक्सटेंड करो। मैंने क्या कहा, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दो उस लाइन को। तो आप क्या देखोगे कि अगर P इस वाले पे है तो P इस पोजीशन और Q इस पोजीशन की अगर बात करें तो ये लीस्ट डिस्टेंस होगा, समझ आ रहा है क्या। तो यानी PQ का जो लीस्ट होगा, ड्रॉ करके देख लीजिएगा आपको फील आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12, टोटल यहां से यहां तक 12 है और ये 10, तो 2 आ जाएगा। और PQ अगर आप मैक्सिमम निकालिएगा तो अब आप क्या करो कि P को घुमा के यहां ले आओ, नहीं P को घुमा के यहां ले आओ, समझ में आएगा। तो P को जब यहां पे घुमा के ले आओगे तो ये टोटल डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये 12 और प्लस 10 क्या हो जाएगा 22। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, डिफरेंस बिटवीन द टू इज गोइंग टू बी व्हाट 10। बेसिकली इस तरह के काम में क्या किया जाता है, वही सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करके वो नॉर्मल वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। वो अपन AOD में भी कॉन्सेप्ट से देखेंगे, बाकी आप इसमें ड्रॉ करके फील कर सकते हैं, ठीक है।
Next, now we are again talking about parametric equation, but now circle. Parametric equation of circle. सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करेंगे अपन, समझ में आ गया? तो हम लोगों ने क्या कहा कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बना ही लेते हैं पहले। मान लो इस तरह का कोई सर्कल है जिसका सेंटर है अल्फा बीटा और रेडियस दोस्त है आर, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। यहां ध्यान रखना, जैसे हम लोगों ने लाइन भी देखा होगा, लाइन 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 देखा था ना, वहां पैरामीटर क्या लिया था? नहीं, लाइन में पैरामीटर की इक्वेशन ऑफ लाइन में पैरामीटर हमने आर लिया था, जो डिस्टेंस अलोंग द लाइन था। वहां पे जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था किसका? लाइन का, वो फिक्स था, ठीक है ना? तो ये वाला और वो वाला देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस कि वहां आर वाज द पैरामीटर, यहाँ आर जो है रेडियस है, ये फिक्स है, और ये वाला जो एंगल है इसको हम थीटा कह रहे हैं। दिस एंगल वी आर कॉलिंग एज थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके देखेंगे, ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई। तो मुझे लग रहा है कि ये जो डिस्टेंस आएगा दो तरीके से निकाल सकता हूं मैं, जैसे ये थीटा है और ये रेडियस आर है, तो ये डिस्टेंस मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, आर साइन थीटा। खुद से सोच लेना यार, अब इतना भी नहीं सर, ये आर साइन थीटा कैसे यार, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नहीं, और इस पॉइंट के y का डिफरेंस ही तो है ना ये डिस्टेंस, तो y माइनस बीटा। और ऐसे ये वाला निकालोगे तो r cos थीटा, और यहां देखना इसका x कोऑर्डिनेट x और इसका अल्फा, तो दिस इज x माइनस अल्फा। तो आप देख लो ना, x इक्वल टू अल्फा प्लस r cos थीटा यहां भी है, वहां पे x1 प्लस r cos थीटा था। अब बोलोगे सर डिफरेंट हो गया, सेंटर x1 y1 मान लेता तो आपको दोनों सेम लगता है, इसलिए नहीं माना है मैंने, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं एक बार आपको समझा दूं कि यहाँ क्या है। जैसे अगर मान लो कि पैरामीटर थीटा है, तो पैरामीटर थीटा है तो फिर ये सर्कल की इक्वेशन। लेकिन थीटा अगर मान लो फिक्स होता, मतलब इसी में, इसको भूल जाओ डायग्राम, आपको बस ये लिखा हुआ है, सोचो मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना? अगर सोच पाओ तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं साहब कि ये आपको दिया हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, ये सब नहीं लिखा हुआ है, थीटा 0 से 2 पाई, बस ये लिखा हुआ है। और एक बार बोलता है कि पैरामीटर आर है यहाँ पे, एंड अल्फा बीटा एंड थीटा आर फिक्स। तो पैरामीटर आर, अल्फा बीटा और थीटा फिक्स, तो फिर ये एक लाइन की इक्वेशन होगी पैरामीट्रिक, जो किससे पास कर रही होगी? अल्फा बीटा, उस लाइन का इंक्लिनेशन एंगल क्या होगा? थीटा। लेकिन अगर कोई कहता है कि सर अल्फा बीटा तो फिक्स है, आर भी फिक्स है और थीटा नाच रहा, चेंज हो रहा है, तब मैं क्या बोलूंगा? इस सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि पैरामीटर इस बार कौन सा है? थीटा। और थीटा 0 से 2 पाई क्यों लिया दोस्त? क्योंकि 0 से घूमते घूमते 2 पाई तक जाएगा। 2 पाई ओपन क्यों कर दिया दोस्त? क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, तो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। समझ में आएगा? सर्कल के ऊपर आई बात समझ में? मेरे ख्याल से ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा। तो और पैरामीट्रिक इक्वेशन से कभी कभी बोलता है कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट कर। कार्टेशियन इक्वेशन मतलब वही एक्स कॉमा वाई में। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया रहे और कार्टेशियन अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पैरामीटर एलिमिनेट करना है। जैसे अगर थीटा इज द पैरामीटर तो थीटा एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे अगर ये कोई बोलता है कि इसका कार्टेशियन इक्वेशन बतलाओ कैसे आएगा, व्हाट इज इट्स कार्टेशियन इक्वेशन, तो हम लोग बोलेंगे कि थीटा को उड़ाओ। अब लोग सर थीटा को कैसे उड़ाएं? तोता उड़ में ना उड़ खेल के, नहीं बेटा, एलिमिनेट करके। तो x माइनस अल्फा इज r cos थीटा एंड y माइनस बीटा इज r sin थीटा। आती है बात समझ में? अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, थीटा उड़ जाएगा। थीटा उड़ा, ये सर्कल की ही तो इक्वेशन है। और मान लो कि r पैरामीटर होता और थीटा और अल्फा बीटा फिक्स होता, तो हम किसको एलिमिनेट करते हैं फिर उस केस में? बोलो तो r को। कैसे करते हैं? डिवाइड करते तो लाइन बन जाता। सोचो, मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन के हिसाब से देखोगे तो दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन है नहीं। डिपेंडिंग अपॉन पैरामीटर हम डिसाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इफ ए cos थीटा 1 कॉमा साइन थीटा 1 b cos थीटा 2 कॉमा साइन थीटा 2 c
cos theta 3 comma sin theta 3 are vertices of a triangle ABC. Then find orthocenter of the triangle. सुनिएगा, मतलब पहले सॉल्व कीजिए फिर सुनिएगा। इन तीनों को देखकर एक गाना बज रहा है, कुछ कुछ होता है। नहीं, इन तीनों को देखकर मुझे लग रहा है कि थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये तीनों एक पर्टिकुलर कर्व पे लाई कर रहा है। अब बोलोगे सर कैसे पता चल रहा है कि आपको एक कर्व पे लाई कर रहा है? तो मैं ऐसा सोच लेता हूं कि h इक्वल टू कॉस थीटा और k इक्वल टू साइन थीटा। जैसे थीटा की 3 वैल्यूज रखी, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, तो उसको स्क्वायर करके ऐड किया तो 1 आ गया। यानी मैं बोल सकता हूं कि ये तीनों पॉइंट सिंस इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये तीनों पॉइंट अगर ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसी सर्कल पे तो लाई कर रहा होगा। और ये देख के ही पैरामीट्रिक इक्वेशन की फील आ रही है, नहीं कि अल्फा बीटा 0 0 हो गया। सोचो इसमें अल्फा बीटा को 0 0 रख दो आप, अल्फा बीटा को 0 0 रख दो आप इसमें, और आर को 1 ले लो, नहीं तो यही तो आया ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसको देख के सबसे पहले मेरे को क्या फील आ गई कि इस तीनों को देखकर कि जिस ट्रायंगल की बात कर रहा है उसका सरकम सर्कल एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका सरकम सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। मतलब ऐसा कुछ कहानी है। ए बी सी लिख देता हूं, बाकी आप cos थीटा 1 sin थीटा 1 भर लेना, ठीक है। तो ये एक आप समझ रहे हो ना, ट्रायंगल का सरकम सर्कल है। तो भैया अगर ऐसा है तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना, ऑर्थो सेंटर निकालना है, सेंट्रोइड निकाल सकते हैं, और सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर तो भाई 0 0 हो गया। सरकम सर्कल के सेंटर को ही तो सरकम सेंटर कहते हैं। तो सरकम सर्कल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो सरकम सेंटर हो गया 0 0। आपको बोले सर जी कैसे निकालोगे? अरे भैया ये तो बवाल काम है। सिग्मा कॉस थीटा 1/3 एंड सिग्मा साइन थीटा 1/3। अपन को पता है ये तीनों कोलिनियर होते हैं और किस रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रोइड? 2:1। तो अगर ये पॉइंट अल्फा बीटा है तो मेरे ख्याल से 2 × 0 1 × अल्फा अपॉन 2 + 1, यानी कि अल्फा बाई 3 इस सिग्मा कॉस थीटा 1/3। सिग्मा कॉस थीटा 1 समझ में आ रही है ना बात? वेरी गुड। यानी कि सिंपल आ गया कि अल्फा इज cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3। मतलब ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। अब कोई पूछे सर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सिमिलरली बीटा आ जाएगा sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा। आगे बात समझे? पक्का? चलिए, तो मेरे ख्याल से क्लियर है। नहीं क्लियर हो तो एक बार और सुन लीजिएगा, मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज P is a variable point on the circle। थोड़ा लंबा सवाल है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। with center C, with center at C, C and CB are perpendicular from C on x-axis and y-axis respectively. Prove that the locus of centroid of triangle PAB
is a circle with center at the centroid of triangle CAB and radius equal to the 1/3 of radius of given circle. ठीक है भाई साहब, थोड़ा ढंग का सवाल है, करिए। तो क्या कहता है इस सवाल में कि P एक वेरिएबल पॉइंट है किस पे, ऑन द सर्कल दिस। तो मैं तो ऐसे ही कुछ बना लेता हूं, ठीक है ना। तो P इज ए वेरिएबल पॉइंट तो मान लिया कि P इधर कोई पॉइंट है, नहीं, सेंटर C है, तो -G -F है सेंटर। तो रेडियस R मान लेते हैं, R जहां पे क्या होगा, √G² + F² - C। P अगर इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट है तो उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं। अभी देखा था ना, अल्फा + R cos थीटा, तो -G + R cos थीटा एंड -F + R sin थीटा, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिया है दोस्त। और बोला गया कि C एंड CB आर परपेंडिकुलर, तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -G, 0, और CB इधर से परपेंडिकुलर हो रही है, तो B हो गया -F, 0, -F। नहीं, अब क्या बोल रहा है ये, लोकस ऑफ द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल PAB। ये तो बहुत ही इजी सवाल निकला। तो लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल PAB, तो H मान लिया लोकस के एक्स कोऑर्डिनेट को, नहीं, तो अगर PAB तो हमने H मान लिया, तो H कितना हो जाएगा, तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट, एक का तो 0 है और -G, तो -2G + R cos थीटा अपॉन 3। और ऐसे ही K इक्वल टू क्या हो गया, ये तो सलट के लगता है, -2F + R sin थीटा अपॉन 3। तो मुझे तो लग रहा है कि यहां से आ जाएगा H + 2G/3 इक्वल टू R cos थीटा/3 और K + 2F/3 इक्वल टू R sin थीटा/3। स्क्वायर करके ऐड कर दो, थीटा हटाना है ना पैरामीटर, तो ले कि ये आ रहा है फाइनली x + 2G/3 का होल स्क्वायर + y + 2F/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू R/3 का होल स्क्वायर। सोच के देख लीजिए एक बार। तो ऑफ कोर्स इसका सेंटर आ गया -2G/3 -2F/3 और रेडियस इसका हो जाएगा R/3। तो वही तो बोल रहे हैं शायद कि सेंटर एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल CAB का सेंट्रॉइड क्या हो गया, -2G/3 -2F/3 और रेडियस 1/3 द ओरिजिनल, तो वो भी हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ से हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग इज लाइन एंड अ सर्कल। अगर हम इस आर्टिकल के बारे में बात करें लाइन एंड सर्कल, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि देयर आर 3 पोजीशंस। जैसे मान लीजिए एक सर्कल आपने ले लिया और हम एक लाइन की बात कर रहे हैं,
तो line can be passing from outside the circle, it can touch the circle, or it can intersect the circle at two different points. There are three cases. So how we are going to deal with this, right? कब क्या होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं. We are going to use this method in case of circle. तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आपको सर्कल गिवन है, मतलब S गिवन है सर्कल, तो सर्कल गिवन है तो आपको सेंटर पता है और आपको रेडियस भी पता है और लाइन की इक्वेशन दी हुई है. मान लो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी ले लो. y इक्वल टू mx प्लस सी ले लिया, नहीं लाइन की इक्वेशन को. तो हम लोगों ने क्या कहा कि भाई इसके सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए. इसके सेंटर से इस लाइन का क्या निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी लाइन है. मान लो y इक्वल टू mx प्लस सी ये है तो उससे निकाल लीजिए, ये है तो इससे निकाल लीजिए, ये है इससे निकाल लीजिए, ठीक है ना. तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, थ्री केसेस हैं, देख सकते हैं सब लोग आप. तो मान लो कि C से जो डिस्टेंस है, या ऐसे लिख देते हैं, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम लाइन एंड लेट इट बी P. इसको हम P से डिनोट कर देते हैं. ये जो डिस्टेंस है इसको P से डिनोट कर देते हैं, जो भी P है समझ में आएगा. तो हम लोगों ने तीन केसेस पॉसिबल है. अगर P जो है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर टू द लाइन इज ग्रेटर देन रेडियस, तो आप देख सकते हो ना, ये केस होगा कि अगर ये डिस्टेंस P है और ये रेडियस से बड़ा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि लाइन passes from outside the circle. तो फिर इस केस में लाइन जो होगा वो सर्कल के बाहर से जाएगा. दूसरा केस अगर कोई बोलता है P इक्वल टू R, तो हम लोग बोल सकते हैं लाइन टचेज द सर्कल. टेंजेंट हो जाएगा. ये ध्यान रखना है, आगे चल के बहुत बार टेंजेंट के कंडीशंस आएंगे तो आपको इसी तरीके से आना पड़ेगा कि सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे सेंटर से लाइन का और दैट इज इक्वल टू रेडियस और P लेस देन R है, तो हम क्या बोल सकते हैं सेफली कि लाइन इज सीकेंट, मतलब 2 पॉइंट पे काटेगा. दैट इज इट विल इंटरसेक्ट एट two real and distinct points. तो हम लोग की लाइन इज सेकेंड दैट इज इट विल इंटरसेक्ट एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट, जैसा कि आपको दिख रहा है. समझ में आ गया. दूसरा केस हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन हालांकि बाकी कोनिक्स में यही करना पड़ता है, लेकिन वहां पे हम बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से डील करते हैं, वो तब देख लेंगे. मेथड 2 में हम लोग क्या कह रहे हैं, सॉल्व लाइन एंड सर्कल. और फिर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे उसका. डिस्क्रिमिनेंट में तीन बातें, अगर पॉजिटिव तो क्या, सीकेंट इक्वल टू 0, टेंजेंट ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, क्योंकि यूज करना नहीं है. लेस देन 0, पासेस फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है भाई, सब देख लीजिएगा. आगे एक सवाल लिखिएगा. फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ K the line फाइव एक्स प्लस ky equal to 3 is tangent to the circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2y प्लस 28 इक्वल टू 0. Next is prove that if the circle x square plus y square equal to a square cuts off from the line y equal to mx plus c, a chord of length to be, then c square equals 1 plus m square into a square minus b square. और तीसरा ये करके देखिएगा, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसको. इफ 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 इक्वल टू 0, then prove that the line lx plus my plus 1 equal to 0 touches a fixed circle. Find center in radius. तो आज की क्लास में तो इतना ही है. होमवर्क आप लिख सकते हैं. एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 11 एंड टिल इलस्ट्रेशन 10 एंड डू योरसेल्फ 2. ठीक है ना. तो अभी जो भी पुराना है काम उसको दोबारा कर लीजिए स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि अब सर्कल का होमवर्क होगा अगले क्लास से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो उसको ज़रूर कंप्लीट कर लें.